Hello students, once again I Kamal Sharma welcome you to my YouTube channel Kamal the Academic Coach। अपनी लाइफ प्रोसेस से लास्ट एंड फाइनल वीडियो आपके पास में लेकर आया हूं जिसका कि टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आप सभी जानते हैं, एक्सक्रीशन इज अ लाइफ प्रोसेस, क्योंकि अगर हम खाना खाएंगे, खाना एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं डाइजेशन के बाद, वो सब बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दैट द रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स out of the body from time to time is known as excretion. What is excretion? The removal of harmful substances out of the body from time to time. अब excretion से कुछ टॉपिक्स हमारे कोर्स में एक नंबर दो नंबर में पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं फिलहाल। जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इन दैम। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहें ऑन द basis of excretory substances in them, so there are three types of organisms based on the excretory product या excretory substance in them, and these are ammoniotelic, ureotelic and uricotelic. Now what is ammoniotelic? Ammoniotelic organisms are the organisms in which the main excretory substance is ammonia. क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है, अमोनिया होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अमीबा, मैनी फिशेस एंड सम अदर एक्वाटिक एनिमल्स आर अमोनोटेरिक इन नेचर। फाइन। दूसरा होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, यूरियोटेलिक जिनमें यूरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मैमल्स आर यूरियोटेलिक। फाइन। एंड द ऑर्गेनिज्म इन विच द मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज यूरिक एसिड, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड एज यूरिकोटेलिक। फॉर एग्जाम्पल ऑल द बर्ड्स। फाइन। सो we can classify the organisms into three parts on the basis of excretory substances in them, and that is ammoniotelic, ureotelic and uricotelic। ठीक है, एक नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद हम कह सकते हैं एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है excretion in different organisms। पूछा जाता है name the organ by which the excretion in the following organism take place। जनरली इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता रहा हूं। In amoeba, the excretion takes place through contractile vacuum. Earthworm, it takes place by the help of nephridia. In flatworms, it takes place by the help of solenocytes. Solenocytes को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं हम कहते हैं flame cells. And in cockroach, it takes place by the help of Malpighian tubules. While in human being, there is a separate excretory system for the process of excretion. इस वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी ट्रिक्स यहाँ पर बताऊंगा। ये एक नंबर के क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज ये बोर्ड में आते हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस एज ए ट्रिक्स मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और 5 नंबर का क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखें, सारे ट्रिक्स को प्रॉपरली फॉलो करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एंड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिलेंगे। दोबारा से हम लोग टॉपिक पर आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? व्हाट आर द चीफ ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? और एक्सक्रीटरी सिस्टम से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, केवल ये याद कर लेंगे कि देयर आर टू किडनीज, two ureters, one urinary bladder and one urethra. These are the chief organs of the human excretory system. कह सकते हैं किडनीज का क्या काम होता है? किडनीज हेल्प टू फिल्टर द यूरिन फ्रॉम द ब्लड। किडनीज हेल्प टू फिल्टर द यूरिन फ्रॉम द ब्लड, और फिल्टर करने के बाद यूरेटर्स क्या करते हैं? यूरेटर्स कैरी दिस यूरिन फ्रॉम द किडनीज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है?
यूरिनरी ब्लैडर्स को स्टोर करता है यूरिन को, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। फाइन। सारे ऑर्गन के फंक्शन वैसे यहां से पूछा नहीं जाता, केवल पूछ लिया जाता है कि फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा यूज होता है ऑर्गन, तो आप उसका सिंपल से आंसर कर सकते हैं कि किडनीज। या कभी कभी डायग्राम दे देते हैं ए बी सी करके, उसमें ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए यूरिनरी ब्लैडर पे लिख दिया ए, तो पूछ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए। आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होगा, इट स्टोर्स द यूरिन व्हिच इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज फ्रॉम द ब्लड। फाइन। यहां तक जितने भी मेन क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसमें 5 नंबर का क्या क्वेश्चन बनता है वो हम अभी यहां से आगे डिस्कस करेंगे। अपने इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में रिपीटेडली आते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो इसी पर्टिकुलर पार्ट से पूछा जाता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। इस एक डायग्राम को याद करने से हम 3 या 4 तरीके के क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स। क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसी क्वेश्चन से, इसी डायग्राम से याद हो जाएगा, हाउ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग, हाउ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग। एंड इसी को अगर हम दूसरे तरीके से फ्रेम करें तो हो सकता है गिव द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये एक पर्टिकुलर डायग्राम से तीनों क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर को मैंने 3 जगह, देखो 2 जगह ब्रेक करके बनाया हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर, है ना। कंटिन्यू होती है लेकिन मैंने आपके सहूलियत से 2 जगह ब्रेक दिया है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस को आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो मैंने रब कर देता हूं और देखिए हम कैसे इसको पूरे 5 मिनट के अंदर पूरे तीनों क्वेश्चंस के 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर सब इजीली याद कर सकते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस पैरेलली याद किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को, तो सबसे पहले होता क्या है, यहां पर एक पार्ट दिया हुआ है मैंने, अफेरेंट आर्टरियोल। अफेरेंट आर्टरियोल क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड को किडनी में लेकर आता है। इम्प्योर ब्लड जिसमें यूरिन होता है उसको ये किडनी में लेकर आता है, और ये अफेरेंट आर्टरियोल इसको कहां ले जाता है, जो ल्यूमेन होता है वुमेन्स कैप्सूल का, वहां पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, कहां पर सिचुएटेड होता है, इन द ल्यूमेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये यू शेप जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है ब्लड में से। क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन from the blood takes place in the lumen of Bowman's capsule with the help of glomerulus। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को देखो, दोनों ही फ्लूइड होते हैं। अब फ्लूइड में से फ्लूइड को फिल्टर करना है। अगर फ्लूइड में सॉलिड होता है तो उसको इजीली फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन फ्लूइड में अगर फ्लूइड को ही फिल्टर करना हो तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहली स्टेप जो होती है यूरिन फॉर्मेशन की, that is known as ultrafiltration। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे सारे पार्ट्स के फंक्शन भी याद होते जा रहे हैं। अफेरेंट आर्टरियोल ने क्या किया, ये इम्प्योर ब्लड को कहां पर लेकर आई, ग्लोमेरुलस तक। ग्लोमेरुलस का क्या काम हुआ, इट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी वेयर द प्रोसेस ऑफ ultrafiltration takes place. It is located in the lumen of Bowman's capsule. क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद प्योर ब्लड जो होता है वो अफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू वापस चला जाता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में, जिसका की नाम होता है PTCN। PTCN मतलब पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। किसके थ्रू चला जाता है, एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू। ठीक है,
जो यूरिन नेफ्रोनिक ट्यूब में एंटर करता है, ये पूरा क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन एक एनाइसोडायमेट्रिक ट्यूब होती है और इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। पूरे किडनी में नेफ्रॉन एक सेल होती है, ऐसी हजारों लाखों सेल्स होती है किडनी में, ठीक है। तो नेफ्रोनिक ट्यूब जो होती है इट इज एनाइसोडायमेट्रिक, कहीं से मोटी होती है, कहीं से थोड़ी पतली होती है, ठीक है। एंड इट रिमेन सराउंडेड बाय द पीटीसीएन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब क्या होता है, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में क्या हुआ, अमृत भी निकला और विष भी निकला। और अमृत को क्या किया, देवताओं के बीच बांटा गया। और उस देवताओं की टीम में कौन जाकर बैठ गए, राहु केतु जाकर बैठ गए। सभी ने कहानी सुनी हुई। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लड होता है, तो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक अनडाइजेस्टेड ग्लूकोज वो भी हमारे नेफ्रोनिक ट्यूब में एंटर कर जाता है। नाउ दिस सब्सटेंस शुड नॉट बी पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी देगा, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, फ्रॉम पीसीटी में विद द हेल्प ऑफ पीटीसीएन उसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सेलेक्टेड सब्सटेंसेस का ही रीएब्सॉर्प्शन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन के टाइम पर केवल ग्लूकोज यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी से बाहर नहीं जाने चाहिए, उनका रीएब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है। लेकिन अगर यूरिन के फिल्ट्रेशन के टाइम पर यूजफुल सब्सटेंसेस एंटर कर सकते हैं नेफ्रोनिक ट्यूब में, तो क्या रीएब्सॉर्प्शन के टाइम पर हार्मफुल सब्सटेंस वापस से ब्लड में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रीएब्सॉर्प्शन के टाइम पर ब्लड में आ जाते हैं पीटीसीएन में, उसको पीटीसीएन क्या करता है, ले जाकर छोड़ देता है कहां पर, डीसीटी में, ठीक है। तो द हार्मफुल सब्सटेंस which re-enter the blood from the nephronic tube through PCT are selectively secreted। उनको क्या करते हैं, सीक्रेट कर देता है वापस से ले जाकर कहां पर, डीसीटी में, ठीक है। These substances are secreted in DCT by PTCN and that is why this process is known as secretion। What do you call it? सीक्रेशन, ठीक है। सीक्रेशन के बाद क्या होता है, द यूरिन इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज नोन एज कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ यूरिन कहां पर होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर द यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू यूरेथ्रा। दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हमने याद कर लिए। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 5 स्टेप में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन, कलेक्शन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। जिसको भी अगर किसी को भी बच्चे को प्रॉब्लम आए समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ सारे के सारे स्ट्रक्चर के फंक्शंस भी अपने को याद हो गए। जैसे अफेरेंट आर्टरियोल का क्या काम होता है, ये इम्प्योर ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लेकर आता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस कहां पर होता है, इट इज लोकेटेड इन द ल्यूमन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। इसका क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है ये, इट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद जो प्योर ब्लड होता है वो दोबारा से कहां चला जाता है, अफेरेंट आर्टरियोल में चला जाता है। अफेरेंट आर्टरियोल उसे कहां लेकर चला जाता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में, जिसे हम कहते हैं पीटीसीएन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पीटीसीएन का क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी एंड सीक्रेशन इन डीसीटी, दोनों में हेल्प करता है। पीसीटी का क्या काम होता है, इट हेल्प्स, इट इज द साइट where the process of selective reabsorption takes place, ठीक है। DCT का क्या काम होता है, it is the site of nephronic tube where the process of secretion takes place,
ठीक है, यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर सीक्रेशन। कलेक्टिंग डक्ट, द यूरिन इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। केवल एक पार्ट का फंक्शन रह गया, ये यू शेप्ड पार्ट जो होता है नेफ्रॉनिक ट्यूब का, इसको हम कहते हैं हेनल्स लूप। हेनल्स लूप का क्या काम होता है? वैसे तो इसके और भी बहुत काम होते हैं, पर अपने कोर्स में अपने को एक लाइन याद रखनी है बस, कि हेनल्स लूप क्या करता है, इट बेसिकली डिलेज द पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉनिक ट्यूब इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अगर ये नेफ्रॉनिक ट्यूब सीधी होती तो यूरिन यहां से फिल्टर होता, सीधा कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता। क्योंकि ये यू शेप्ड होती है, द यूरिन टेक्स सम टाइम टू मूव फ्रॉम द वुमेन्स कैप्सूल इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। इसको कुछ समय लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। अब ज्यादा टाइम क्यों लगता है? ज्यादा टाइम से क्या फायदा होगा? जब इसको टाइम लगेगा तो यहां पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिलेगा और सीक्रेशन के लिए भी टाइम मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज ये प्रोसेस दोनों अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि नेफ्रॉन के सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स के फंक्शन हमने याद कर लिए। डायग्राम इटसेल्फ 3 नंबर में आता है बनाने को अकेला, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम अपने को याद है और इन 5 स्टेप्स के नाम याद है तो हम इन तीनों 5 नंबर के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स इस चैप्टर से रह गए हैं, उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के एंड में कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हमारे रह रहे हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है रीनल फेल्योर। रीनल, जहां कहीं भी वर्ड रीनल आता है इसका मतलब होता है किडनीज, यानी रीनल फेल्योर का क्या मतलब हुआ? किडनी का फेल्योर। व्हेन द किडनीज ऑफ अ पर्सन do not function properly or stops functioning, the condition is known as renal failure। सॉरी, यानी कि जब किसी व्यक्ति की किडनीज प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देती हैं या फंक्शन ही नहीं करती, तब इस कंडीशन को हम रीनल फेल्योर कहते हैं, ठीक है। रीनल फेल्योर के टाइम में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन इज डन फ्रॉम द यूरिन फ्रॉम द ब्लड इज डन इन केस ऑफ अ रीनल फेल्योर, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जब किसी व्यक्ति को रीनल फेल्योर होता है तो फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज करके किया जाता है, एंड दैट आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज हीमोडायलाइजर, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि ड्यूरिंग रीनल फेल्योर द रिमूवल या द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लड इज डन बाय यूजिंग अ आर्टिफिशियल किडनी, and this artificial kidney is known as dialyzer और hemodialyzer। कैसे होती है प्रोसेस को समझ लेते हैं। डायलाइजर एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे चैम्बर्स बने होते हैं, किसके? सेलोफेन मेम्ब्रेन के। सेलोफेन मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलोफेन इज अ काइंड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका क्या काम होता है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है, ठीक है। होता क्या है कि प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को इसमें पास कर दिया जाता है। द ब्लड पासेस थ्रू वेरियस चैम्बर्स ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां से होता हुआ सेलोफेन मेम्ब्रेन में से होता हुआ, चैम्बर्स में से होता हुआ ये मूव करता है। ड्यू टू अ कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड द डायलाइजिंग फ्लूइड, द यूरिन कम्स आउट फ्रॉम द ब्लड एंड द ब्लड बिकम्स प्योर। और जब ब्लड प्योर हो जाता है, उस प्योर ब्लड को वापस से बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है, क्या? इम्प्योर ब्लड को सारे चैम्बर्स में से होकर पास करते हैं। चैम्बर्स में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ब्लड और डायलाइजिंग फ्लूइड के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण यूरिन ब्लड में से फिल्टर होकर कहाँ आ जाता है? फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। ब्लड प्योर हो जाता है, उस प्योर ब्लड को वापस से बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया अच्छे से। तो ये दोनों टॉपिक भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, रीनल फेल्योर, डायलाइसिस, हीमोडायलाइजर मैंने आपको बता दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। क्या? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग a balance of water and minerals into the body is called osmoregulation। हमारे बॉडी में वाटर और मिनरल के बैलेंस को मेंटेन करने की प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एडेप्टेशन शो करते हैं, जैसे
ह्यूमन बीइंग तो क्या होते हैं, मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, तो हमको प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं। लेकिन जब बहुत तेज गर्मी होती है, जब फ्लूइड एक्सेसिव लॉस होता है बॉडी में, हमारी बॉडी से, तो हम क्या करते हैं, वी यूज वेरियस ड्रिंक्स, लाइक हम ग्लूकोज पीते हैं, हम वेरियस जूसेस लेते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में वाटर के साथ मिनरल्स का भी बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो एक्वेटिक एनिमल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक फ्रेश वाटर और एक मैराइन वाटर एनिमल्स। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी में ऑस्मोरेगुलेट करने के लिए, ताज्जुब होगा सुनकर, कभी भी पानी नहीं पीते। फ्रेश वाटर एनिमल्स कभी पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी से फ्लूइड लॉस नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें एक्वेटिक में मैराइन वाटर एनिमल्स की, मैराइन वाटर एनिमल्स में एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से, जिसके कारण उनको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। तो दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। अगर एक फ्रेश वाटर फिश को मैराइन वाटर में छोड़ दे या मैराइन वाटर फिश को फ्रेश वाटर में छोड़ देते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें एडेप्टेशंस अलग तरीके के होंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें डेजर्ट एनिमल्स की, तो डेजर्ट एनिमल्स की क्या होता है कि दे डू नॉट कम आउट ड्यूरिंग द डे टाइम, वो डे टाइम में निकलते ही नहीं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बैट, ठीक है, हम बात कर सकते हैं स्नेक्स की। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे एस्केप देमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉट डे टाइम। वो ड्यूरिंग द हॉट डे टाइम अपने आप को एस्केप कर लेते हैं, अपने बिलों में छुपे रहते हैं, इधर उधर चट्टानों के नीचे दरारों में छुपे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने बॉडी से फ्लूइड लॉस को होने से बचाते हैं। ठीक है, और उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, दे कम आउट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इस एज पर्टिकुलर बिहेवियर को क्या कि अपनी एक्टिविटीज के लिए नाइट में बाहर आने की जो एक्टिविटीज जो नेचर होता है उसे नॉक्टर्नल बिहेवियर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉक्टर्नल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो आप यहाँ से बता सकते हैं क्या कि ड्यूरिंग द हॉट डे टाइम द ऑर्गेनिज्म एस्केप देमसेल्फ ड्यूरिंग द हीट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन and they come out during the night time only, and this behavior is known as nocturnal behavior of the organisms. क्लियर है? और बात कर सकते हैं, जैसे कैमल की बात करते हैं तो उसकी बॉडी कैसी होती है, ड्राई होती है। ठीक है, अगर हम बात करें और ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं, लाइक बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स, दे पास सेमी सॉलिड और सॉलिड फेसेस। जो एक्सक्रीशन करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ना करके थोड़ा सेमी सॉलिड करते हैं, जैसे बर्ड्स का होता है सेमी सॉलिड एंड और द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, so there are certain adaptation in various organisms for the process of osmoregulation. यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, उसके चारों सेगमेंट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन खत्म हो जाते हैं। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी बोर्ड पर्सपेक्टिव से जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो तो सभी जगह डिस्कस हो जाते हैं। इसमें भी कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया है हालांकि, लेकिन कुछ जो बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे नॉलेज लेवल, कितना हमने नॉलेज गेन किया उसके बेस पर होंगे, वो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जहां पर मैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करूंगा। एक दो चैप्टर्स की मिला के करूंगा क्योंकि इतने बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, बने रहिए, सारे वीडियोस को एंड तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। टिल देन थैंक यू सो मच, बने रहिए, देखते रहिए और अपने जो मोटिव है 100 आउट ऑफ 100 उस पर डटे रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे।